बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे जो आफ्टर मैथ है कल की जंग बंदी का, उसके बाद अब 11 को क्या होने जा रहा है और ये जो जंग बंदी एक आर्जी हुई है, इसमें कौन सा फरीक कहाँ खड़ा था और अभी कौन सी चीज़ें हैं, ये आर्जी जंग बंदी क्यों है, इसको मुस्तकिल क्यों नहीं बनाया गया, तो इस पे क्या जो टर्म्स हैं वो तय होंगी और किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। क्योंकि इस पे भारत के अंदर एक बहरहाल जो गोदी मीडिया है उसने शोर मचाया हुआ है, उनके लिए एक मसला है, उनको लगता है कि उनकी आना बड़ी मजरूह हुई है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वही गुजारिश कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई बात पसंद आए तो दोस्तों से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुजारिश ये है जी कि जब कल मैंने ये बात की थी कि शाम तक कुछ रिजल्ट आ जाएगा 2-4 घंटों में, और उस वक़्त अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी और मेरी वीडियो अपलोड होने के दरमियान में जो वक्त था उसमें कहीं वो सीज़ फायर का ऐलान हुआ और ट्रंप का ट्वीट आया, तो मैं उस पर उस तरह से नहीं कर पाया, तबसरा नहीं कर पाया। लेकिन बहरहाल उस वक्त मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं और कुछ मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो बेसिकली अमेरिका ने सऊदी अरब के ज़रिए ये मीडिएशन करने की कोशिश की थी और दोनों मुल्कों के साथ उन्होंने बराह रास्त रब्ता भी किया था, और सऊदीया की सतह पर भी, चूँकि ज़ाहिर है सऊदीया के साथ भी दोनों ममालिक के एक तल्लुकात हैं, तो उन तल्लुकात को इस्तेमाल करना या उनका फ़ायदा उठाने की सोची गई। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, सदर ट्रंप के जो नायब सदर हैं वेंस, उनको एतमाद में लिया गया था। वो इस सारे इशू को देख रहे थे। ये जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं दिफा के हवाले से, जो सेक्रेटरी रूबियो जो हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ पर ऑन बोर्ड थे और वो दोनों मुल्कों के साथ फीडबैक ले रहे थे कि कहाँ पे क्या हुआ है। इवन 22 अप्रैल से ऑनवर्ड, जब से पहलगाम का वाक़या हुआ था और एक सिचुएशन चल रही थी, तो ये जाहिर है कि यहाँ पे मौजूद जो बाकी मुल्कों के सफारत खाने हैं वो अपने अपने मुल्क को पीछे रिपोर्ट बैक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह से ये लोग सोच रहे हैं। अब ये जो मामला था कि सीज फायर के लिए पहले जो था वो नई बात हुई थी। अमेरिका ने भी कहा कि हम सूरत-ए-हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, इनकी तो 1000 सालों की लड़ाई है, इनकी कश्मीर पे लड़ाई है और सो ऑन एंड सो फॉर। तो वो कोई, उनको पता था कि ये अभी ये स्टेज वो नहीं है जहां पे हम मुदाखलत करके तो इसको सीज फायर पे दोनों मुल्कों को ला सकें। तो इसके लिए हालांकि प्रोपेगेंडा के मुहाज पर तो भारत ने वो बौगी मारी है, वो चबल मारी है जिसको कहते हैं हम, भंड किया है, कि जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। कि वो खबरें उन्होंने दी कि उन्होंने पेशावर में भी बंदरगाह दरियाफ्त करके कब्जा कर लिया, उन्होंने लाहौर में भी बंदरगाह निकाल ली हमारी, और ऐसे ऐसे हमारे एसेट्स जो हैं उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया जो एक्चुअली वजूद ही नहीं रखते, और हमें खुद, अगर वो थे कोई तो हमें खुद भी मालूम नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। यहाँ पे एक चीज़ आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि एक खबर शाया करवाई गई कि जो जहाज़ बरदार बहरी बेड़ा है भारत का, जो कि भारत के पास गालबन 2 है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, ऐसा बहरी जहाज़, ऐसा फ्लीट जिसके ऊपर जहाज़ और हेलीकॉप्टर मूव करते हैं और बवक्त ज़रूरत वहीं से लैंड भी करते हैं, वहीं पे लैंड भी करते हैं और वहीं से टेक ऑफ भी करते हैं और जाके अपने मुकर्ररा हदफ को और दुश्मन के ठिकानों को जाकर निशाना बनाते हैं। आपने बहुत सारी अंग्रेज़ी फिल्मों में ऐसे मनाजर देखे होंगे। और अगर आपको ये जो डॉग फाइट का हमने पिछले दिनों बड़ा इस्तेमाल सुना लफ्ज़ का, और हम पहले भी पढ़ते रहे हैं, जब MM आलम का जिक्र आता था हमारी किताबों में जो लिखा हुआ था, तो वो बेसिकली डॉग फाइट को अगर आपने देखना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉम क्रूज़ की जो एक मूवी आई थी टॉप गन, तो टॉप गन जो है वो टॉप गन मैवरिक जो पार्ट 2 है उसका, तो बेसिकली उसमें आपने मॉडर्न अगर जहाज़ों को आसमान में लड़ते हुए देखना है तो वो आपको नज़र आएगा
कि महारत क्या होती है। और एक्चुअली जो गो कि उसमें बहुत सारा कैमरा वर्क है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक के ज़रिए हासिल की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि हकीकत में क्या मुमकिन हुआ करता है। अच्छा, वो माफ़ कीजिएगा, वो जो बैरी बेड़े वाली खबर थी वो गैर मुल्की अखबार में शाया की गई और उसके बाद पता चला कि उस खबर में तो कोई जान है ही नहीं। वो खबर जो थी वो सिर्फ प्रेशर डालने के लिए और अक्स डालने के लिए वो खबर चलाई गई थी। एक्चुअली वो बैरी बेड़ा जो था वो तो जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बाय द वे, बैरी बेड़े से मुझे अक्सर 71 का वो याद आता है जब अमेरिका का 7वां बैरी बेड़ा जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए चला था और कभी यहाँ नहीं पहुँच पाया और अनफॉर्चुनेटली ढाका फाल हो गया। लेकिन इस वक्त उसको याद करने का कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि वो बैरी बेड़े से मुझे याद आ गया। लेकिन एक चीज़ जो मैं डे 1 से जानता था और शायद मैंने कहीं इसका जिक्र भी किया किसी पुरानी वीडियो में, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है इस खित्ते में और जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की ताकत का तनासब है, मतलब हम ना उसका बहरी कुव्वत में मुकाबला कर सकते हैं, ना बर्री कुव्वत में उसका मुकाबला कर सकते हैं, ना फ़ज़ाई कुव्वत में उसका मुकाबला कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, चूँकि उनकी आबादी ज़्यादा है, उनका रकबा ज़्यादा है, उनके वसाइल ज़्यादा हैं, तो वो उस हिसाब से आप चीज़ों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम शायद उनके आधे रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं हैं। तो हमें जो एक एडवांटेज डे 1 से है, एक नफ्सियाती एडवांटेज है, वो ये है कि हमारी पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा से भारत के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये ऐसे ही है जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो तो आपको ये पता होता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो मैच निकालती है, लेकिन अब तो खैर पाकिस्तान की बॉलिंग भी मैच नहीं निकाल रही क्योंकि बॉलिंग के पल्ले भी हमने कुछ नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को एक एडवांटेज था, साइकोलॉजिकल उस पर हासिल था दुश्मन पे। दुश्मन को ये पता था कि हम बाकी सारा कुछ कर लेंगे, हाँ थोड़ा बहुत अगर कोई रुकावट बनेगी तो वो शायद पाक फ़ज़ाइया बनेगी। अब पाक फ़ज़ाइया की उस फ़ज़ाई बर्तरी को गैर मुल्की मीडिया तस्लीम कर रहा है। आप न सिर्फ टीवी चैनल्स में इस हवाले से देखेंगे कि हमारा जो राफेल गिराने के मामला थे या मेग और सखोई जो हमने गिराए उनके हवाले से जो चीज़ें थी वो तो सारे आलमी मीडिया ने उसको कोट किया। लेकिन एक्चुअली जिस चीज़ ने नरेंद्र मोदी को बातचीत पर आमादगी पर मनाया या जिसके तहत वो इस बातचीत की मेज़ पर आए या उन्होंने सीज़ फायर पर आमादगी का इज़हार किया, तो उसमें 2 चीज़ें थीं। एक तो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाइया ने इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था कि जिसकी तवक्को शायद पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा था उनसे। उन्होंने इस तरह से दुश्मन को आउटस्मार्ट किया है कि उसकी कोई दूसरी रिसेंट हिस्ट्री में, जंगी हिस्ट्री में कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे पास तो उतने जदीद जहाज़ भी नहीं हैं। ये तो वही जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लड़ा दे ममूले को शहबाज से, तो ये ममूला शहबाज से लड़ रहा है हमारा। तो बाकी यहाँ पे वसाइल वाली बात उस तरह से है नहीं जिस तरह से बाकी दुनिया में कोई कंपैरिजन बनता है। आपको याद होगा सरजंग के ज़माने में ये एक मवाजना अक्सर छपा करता था कि अमेरिका के पास कितने जहाज़ हैं और रशिया के पास कितने हैं, उनके पास न्यूक कितने हैं और इनके पास कितने न्यूक्स हैं, इनके पास टैंक कितने हैं, इनके पास बैरी बेड़े कितने हैं, बैरी जहाज़ कितने हैं, सो एंड सो फॉर। इस तरह की गिनती और मुकाबले अखबारात और रसाइल में जराइद में छपते रहते थे। तो उनको अगर हम आज भी अगर कंपैरिजन पे हैं तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन से हासिल करदा J-10C ड्रैगन जो तैयारा था उसको जिस खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और जिस तरह से वो जो रिसेंट पास्ट में हमने उस पर मिसाइल इस्तेमाल किए PL-15 जो है, उनकी इस तरह से एक्यूरेसी जो है वो शायद कोई भी उसको नहीं समझ पा रहा था। इस हवाले से आज डेली टेलीग्राफ में जो मजमून छपा है उसने हमारे शाहीनों को दुनिया का मतलब उन मुमालिक में और उन पायलटों में इनका शुमार किया है कि जिनकी महारत की दूसरी को मिसाल दी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने अपने से बड़े बैरी बेड़े को जो कि जिस दिन तकरीबन 125 भारतीय तैयारे फ़ज़ा में थे, हम तो उस दिन भी 125 के मुकाबले में 125 नहीं निकाल सके।
हालांकि हमारे पास 125 से तो बहरहाल ज़्यादा, बल्कि 400-450 तैयारी तो हमारे पास जंगी तैयारी मौजूद है, लेकिन हमने 125 के मुकाबले में उस दिन भी 125 मैदान में नहीं उतारा था। तो उस दिन हमने जो कुछ किया, उसके बाद अगले दिन जो अभी कल सुबह की जो हमारा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, उसमें एक ऐसी फैसला कुन फतह हासिल हुई हमें कि जिसने दुश्मन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो हमें लाइट नहीं ले सकता। वो अपनी जंगी बर्तरी और ताकत के जोर पर हमें दबाकर या हमें बुलडोज करके नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले उनको लगता ये था कि हाँ, ये थोड़ी बहुत मजामत जरूर करेंगे, लेकिन हम उस हद तक नहीं जाएंगे, और इस हद तक जाएंगे तो उसमें 4-5 दिन में हम इनका इतना नुकसान कर देंगे कि ये फिर सालों अपना नुकसान कवर करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ इस मुल्क पर और हमारे लोगों पर कि जिसने ये ऐसी कल फतह हमें दी। और बहुत सारे लोग इस पे अभी भी तनकीद कर रहे हैं और उनको लगता ये है कि शायद ये कोई कहानी है। हालांकि कहानियाँ तो भारतीय जो अफवाज के नुमाइंदे आजकल सुना रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, लेकिन बहरहाल मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, तो मैं पाकिस्तान के अलावा और को बात कर नहीं सकता भाई, मुझे और कुछ नज़र आता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे आबाओ अजदाद की जो हड्डियाँ यहाँ पर दफन है, मैं कहीं और दफन होना पसंद करूँगा, तो मेरे लिए तो इससे आगे कोई बात नहीं है। पाकिस्तान से आगे तो मुझे कुछ नज़र आता नहीं है। तो ये जो जंगी बर्तरी हासिल हुई थी पाकिस्तान को कल के ऑपरेशन के बाद, उसका अगला स्टेप क्या था? अब ये नहीं था कि इसके बाद भारत जो है वो इस पे रिएक्ट नहीं कर सकता था, वो फर्दर कोई अटैक मजीद नहीं कर सकता था, लेकिन उसको ये बता दिया गया था मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए, बिलखसूस अमेरिका के ज़रिए, कि पाकिस्तान इसके बाद अगले मरहले में जो छोटे बम ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं, जिनको हम स्ट्रेटेजिक बम कहते हैं, उनके लिए तैयार है, क्योंकि अब वो इस लड़ाई को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। अब हमें, अगर आप इस तरह से हमारे साथ शरारतें करते रहेंगे तो फिर हम एक आध बड़ी चोट मारेंगे, फिर जो होगा देखी जाएगी, और फिर उसके बाद कोई किसी का क्या बनता है, कोई बचता है नहीं बचता, तो क्योंकि बहरहाल वो एक कंट्रोल किस्म का एग्रेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जाहिर है कि अगर आप हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस इतला के बाद और जो हालिया कामयाबी हुई थी कल दिन में, चूंकि भारत ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से उनके वसाइल को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये जंग उसको बहुत महंगी पड़ी है। उनको लगता था कि शायद वो अपनी इकॉनमी और अपने पैसे और अपने रिसोर्सेज के बल पे पाकिस्तान को इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे, और हमारा तो उनका चूंकि तकाबल नहीं है, तो उनका अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो शायद वो हमारे कुल नुकसान से भी ज़्यादा होता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमें उस तरह से कोई नुकसान उतना नहीं हुआ जिस तरह से अल्लाह ने हमें जिस तरह से कामयाबी दी। लेकिन वो लोग जो शहीद हो गए उनका ज़ाहिर है कोई नेबुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में जगह दे, और उनके जो लाहिकीन है उनको सब्र दे। लेकिन ये वो कीमत है जो हम देते चले आ रहे हैं और हम देते रहेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान और मोमन का बड़ा एक अजीब फंडा है कि उसको ज़िंदगी से प्यार नहीं होता, उसको मौत से प्यार होना चाहिए। अब इस पर खैर एक और मौजू है। अभी हम उस तरफ आते हैं कि हम इस वीडियो को किसी तरह से कंक्लूड कर लें। तो अब मसला ये है कि सिंध ताश का जो मामला है वो उस पर बात होनी है, चूँकि पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद से उन्होंने सिंध ताश मुआहदे पर अमल दरामद सस्पेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान ने जो अपना लिखा हुआ एक चार्टर है कि किस तरह से वो जंग में प्रोसीड करेगा और उसके जो टैक्टिकल वेपन्स हैं या न्यूक्लियर सलाहियत है वो कैसे इस्तेमाल होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि अगर हमारे पानी को नुकसान पहुंचा या हमें पानी ना दिया गया या हमारा पानी रोका गया, तो उसके बाद ये उस मयार पे पूरा उतरती है कि जिसके बाद हमने न्यूक्लियर चला देना है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम वैसे भी मर जाएंगे। तो अगर फिर मरना ही है तो फिर लड़के मरे बंदा, फिर लड़े बगैर मरने का तो कोई फायदा नहीं है। अब इसमें ये है कि ये 11 तारीख तक का जो मामला है ये तय हुआ, और इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट से की। इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है
वो भारत और मोदी नवाज जो मीडिया है उन सबको एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो ये सोचे बैठे थे, उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी ख्याली पुलाव पका रखे थे और उन्होंने वो ख्याली पुलाव अभी खाने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो सारी जो हड्डियाँ थी वो बीच चौराहे में फूट गई और उनको प्रॉब्लम हो गया। तो अब ये है कि ये जो हमारा मामला है इस पे बात होगी सिंतास के ऊपर, और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के हवाले से रोकथाम कैसी की जाए। और पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान ने ये सजेस्ट करना है कि इस मामले पे कुछ एक मुश्तरका टीम बना दी जाए जिसमें कुछ ऑब्जर्वर भी शामिल किए जाएं, ताकि पहलगाम वाक़े को की हकीकत को सारी दुनिया जान सके। क्योंकि ये ठीक है कि पाकिस्तान के माजी के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने पंजाब की खालिस्तान मूवमेंट को या कश्मीर की फ्रीडम की मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, ये किया। खैर ये पहले चलता रहा, लेकिन उसके बाद भारत ने भी बलूचिस्तान और KPK के कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान के ज़रिए जिस तरह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, तो ये प्रॉक्सी किस्म की शरारतें ये चलती रहती हैं। लेकिन इनको बुनियाद बनाकर आप कोई बड़ी लड़ाई नहीं करते, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपने किसी हमसाये की दीवार का एक हिस्सा जो है उसमें से ईंटें निकालनी है, तो ज़ाहिर है वो हमसाया जो है वो दूसरे से की कोई ईंटें निकालेगा या उसका छत पे पड़ा हुआ कोई सामान इधर उधर कर देगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका घर ही गिरा दें बुलडोज़र लेके, क्योंकि आप अगर बुलडोज़र लेके आएंगे तो फिर अगर वो बुलडोज़र ना ला सका तो एक्सक्यूवेटर या कोई और चीज़ तो वो भी ले ही आएगा। तो हमें एक तो ये है कि पहलगाम वाक़े के हवाले से हमारा ताउन जो है वो फिर एक दफ़ा दुनिया देख लेगी, हम उसमें। और ये पहली दफ़ा है बाय द वे कि भारत अपने इल्ज़ामात का सबूत जो है वो उस तरह से बिल्कुल कोई ऐसा सबूत जो कि पाकिस्तान को तो मुतमिन क्या करता, आलमी दुनिया को भी मुतमिन नहीं कर पाया। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीज़ फायर के बाद से इन पर काम जो है वो शुरू हो गया है, और अभी एक इस पे कोई एग्रीमेंट होगा। और इसमें वो लोग जो कि ये कह रहे हैं कि पानी का मसला तो अभी हल नहीं हुआ, तो ये आप खातर जमा रखिए, पानी का मसला हल किए बगैर जो है ये मामला कंक्लूड नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस हवाले से। अगर कोई मज़ीद फीडबैक आता है या इजाफी कोई मालूमात होंगी, पेशरफ्त होगी, तो वो आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह ने